हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल गोल टू सक्सेस में। फ्रेंड्स, अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर ले। चैनल का नाम है गोल टू सक्सेस। अगर आप नेट, जेआरएफ, पीजीटी, जीआईसी या फिर असिस्टेंट प्रोफेसर एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं सोशियोलॉजी से, तो इस चैनल के साथ जुड़कर आप यहां से अपनी स्टडी को कंप्लीट कर सकते हैं। प्लेलिस्ट में उन वीडियोज़ के फोल्डर्स आपको मिल जाएंगे, आप वहाँ से उन वीडियोज़ को देख सकते हैं। आज की इस वीडियो में टोटल 20 क्वेश्चंस को सॉल्व करने वाले हैं, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, किस विद्वान के शब्दों में समाजीकरण विकास की एक प्रक्रिया है? किसने समाजीकरण को विकास की प्रक्रिया बताया? ऑप्शंस में है अरस्तु, रूसो, स्टेसी एंड लॉक। तो समाजीकरण विकास की प्रक्रिया है, यह कहना स्टेसी का है। ऑप्शन सी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। समाजीकरण की बात होती है तो यह कैसी है? यह जीवन प्रयत्न चलती रहती है समाजीकरण, ठीक। और इसमें समाज के जो मूल्य, मानदंड, आदर्श होते हैं, इन सभी को आंतरिकृत करने की यह प्रक्रिया है। अगर प्रारंभिक समाजीकरण की बात होती है तो बाल्यावस्था में यह सर्वाधिक महत्वपूर्ण होती है और यह गतिशील होती है, ठीक है। गतिशीलता इसमें पाई जाती है, निरंतर चलती रहती है, ठीक। समाजीकरण, तो यहाँ पर स्टेसी राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन शक्ति का एक प्रमुख लक्षण है? शक्ति के बारे में बात हो रही है। ऑप्शन ए कह रहा है यह संबंध मूलक होती है। ऑप्शन बी कह रहा है यह स्थिति परक होती है। ऑप्शन सी कह रहा है यह क्षमता घोतक होती है। ऑप्शन डी ए और बी दोनों। तो यह संबंध मूलक और स्थिति परक दोनों ही होती है। ऑप्शन डी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। शक्ति संबंध मूलक की जब हम बात करते हैं तो शक्ति के द्वारा क्या होता है, दूसरे के व्यवहार को हम प्रभावित कर सकते हैं और व्यक्ति शून्य में ही शक्तिशाली व शक्तिहीन नहीं हो सकता है, ठीक है। इस वजह से ये बोला गया है शक्ति संबंध मूलक की बात की गई है। इसमें शक्ति के द्वारा दूसरे व्यवहारों को हम प्रभावित कर सकते हैं। स्थिति परक की बात जब आती है तो इसमें कर्ता या व्यक्ति विशेष परिस्थिति में शक्ति का प्रयोग करता है, तो इस वजह से ये दोनों ही लक्षण शक्ति के बताए गए हैं। ऑप्शन डी यहाँ पर राइट आंसर है। नेक्स्ट है, निम्न में से किस प्रतीकात्मक अंतरक्रियावादी द्वारा, प्रतीकात्मक अंतरक्रियावादी की बात हो रही है, उन्होंने भूमिका ग्रहण की अवधारणा का प्रयोग किया है, ठीक है। एक प्रतीकात्मक अंतरक्रियावादी हैं प्लस भूमिका ग्रहण का कॉन्सेप्ट उसका यूज़ किया है। ऑप्शंस में है C.H. कूले, G.H. मीड, H. ब्लूमर एंड M. कुहन। तो यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी G.H. मीड हो जाएगा। ऑप्शन बी यहाँ पर थर्ड का राइट आंसर हो जाएगा। और इनका क्या कहना था कि जो भूमिका ग्रहण है, भूमिका ग्रहण की प्रक्रिया से ही समाजीकरण संभव हो पाता है। जो भूमिका ग्रहण की प्रक्रिया, उसके द्वारा ही समाजीकरण क्या होता है, संभव हो पाता है। ऑप्शन बी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, किसने भूमिका को आरोपित भूमिका एवं अर्जित भूमिका के रूप में क्लासिफाई किया है? ठीक है, भूमिका है उसको आरोपित भूमिका और अर्जित भूमिका के रूप में क्लासिफाई किया है, ये बात हो रही है। ऑप्शंस में है नाडेल, लिंटन, समनर और J.H. फिचर। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, जो भूमिका है उसको आरोपित भूमिका बताया और अर्जित भूमिका की बात की है, या भूमिका के प्रकार ऐसे भी हो सकता है। तो ये लिंटन का कॉन्सेप्ट हो जाएगा, ठीक है, लिंटन ने ऐसा किया है। ऑप्शन बी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा फोर्थ का। भूमिका की बात आती है तो भूमिका किसी विशेष परिस्थिति से संबंधित सांस्कृतिक प्रतिमान की समग्रता के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। भूमिका का किसी विशेष परिस्थिति से संबंधित सांस्कृतिक प्रतिमान की समग्रता के लिए इसका प्रयोग करते हैं। और भूमिका के अंतर्गत सभी प्रकार के जो अभिवृत्ति होते हैं, सामाजिक मूल्य होते हैं, व्यवहार होते हैं, इन सभी को इसमें शामिल करते हैं। और ये किसी विशेष परिस्थिति से संबंधित व्यक्ति या व्यक्तियों को जो है समाज के द्वारा दिए जाते हैं, समाज के द्वारा प्रदान किए जाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर फोर्थ का राइट आंसर क्या होगा, लिंटन। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किसने परिस्थिति को प्रमुख परिस्थिति, प्रभुत्वशाली परिस्थिति और नियंत्रणकारी परिस्थिति के रूप में वर्गीकृत किया है? परिस्थिति को प्रमुख परिस्थिति, प्रभुत्वशाली परिस्थिति और नियंत्रणकारी परिस्थिति के रूप में वर्गीकृत किया है। ऑप्शंस में है T. पार्सन्स, R.K. मर्टन, रॉल्फ लिंटन और G.H. मीड। तो यहाँ पर राइट आंसर R.K. मर्टन होगा। ऑप्शन बी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। सबसे पहले अगर बात आती है यहाँ पर तो
व्यवस्थित तरीके से अगर बात हम करें तो 1936 में लिंटन ने बात की थी, ठीक है, परिस्थिति और भूमिका की। द स्टडी मैन में बुक है इनका, द स्टडी मैन करके बुक है 1936 में जो आई थी, उसमें व्यवस्थित तरीके से सबसे पहले इन्होंने ही बात की थी परिस्थिति और भूमिका की। और ये परिस्थिति और भूमिका को एक दूसरे का पर्यायवाची बताते हैं। लिंटन क्या कहते हैं कि सामाजिक व्यवस्था में किसी व्यक्ति को एक समय विशेष में जो स्थान मिलता है, ठीक है, जो स्थान प्राप्त होता है, व्यक्ति की वही परिस्थिति कहलाती है। ठीक है, यहाँ पर ध्यान रखिएगा, सामाजिक व्यवस्था शब्द यूज़ किया है इन्होंने। सामाजिक व्यवस्था में किसी व्यक्ति को या कर्ता को, ठीक है, एक समय विशेष, ठीक है, सामाजिक व्यवस्था में प्लस समय विशेष में जो स्थान प्राप्त होता है, व्यक्ति की वही परिस्थिति कहलाती है। ठीक है, तो ये किसने कहा है? लिंटन ने कहा है। ठीक, यहाँ पर मर्टन की बात है, जो उन्होंने परिस्थिति को प्रमुख परिस्थिति, प्रभुत्वशाली परिस्थिति और नियंत्रणकारी परिस्थिति के रूप में वर्गीकृत किया है मर्टन ने। तो यहाँ पर राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सा भूमिका संघर्ष की स्थिति को उत्पन्न करता है? अब देखिए ऑप्शंस। ऑप्शन ए कह रहा है कि एकमात्र भूमिका में संघर्ष, तो भूमिका संघर्ष की स्थिति उत्पन्न होगी। ऑप्शन बी कह रहा है भूमिकाओं में संघर्ष। ऑप्शन सी दोनों यानी ए और बी दोनों, या फिर ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पर सिक्स्थ का राइट आंसर भूमिकाओं में संघर्ष हो जाएगा। ऑप्शन बी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। इसमें क्या होता है, एक ही समय में दो भूमिकाएं जब उपस्थित होती हैं और दोनों की ही भूमिकाओं को संपादन करने की आशा की जाती है व्यक्ति से, तो वो भूमिका संघर्ष की स्थिति उत्पन्न होती है। ठीक है, यह यूँ कहे कि व्यक्ति की दो भूमिकाएं परस्पर विरोधाभासी अपेक्षाएं करने लग जाए तो वह भूमिका संघर्ष की स्थिति कहलाएगी। ठीक है, व्यक्ति की दो भूमिकाएं परस्पर विरोधाभासी अपेक्षाएं करने लग जाए तो वह भूमिका संघर्ष है। ठीक, तो यहाँ पर राइट आंसर क्या होगा? सिक्स्थ का ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ध्रुवीय जो परिस्थितियां हैं, यहाँ पर परिस्थिति, ठीक है, ध्रुवीय परिस्थिति है जो कि ऑप्शन ए कह रहा है विपरीत दिशा में होती हैं, युग्मों में होती हैं, उत्तर ध्रुव एवं दक्षिण ध्रुव पर पाई जाती हैं, या फिर विरोधी भूमिकाओं में है। ठीक है, तो ध्रुवीय परिस्थिति हम किसे कहेंगे? जो युग्म में होती है। ठीक है, युग्मों में होती है। सेवेंथ का यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी। ठीक है, ध्रुवीय परिस्थिति का जो कॉन्सेप्ट है वो बियरस्टेड का है। वो क्या कहते हैं कि समाज में जो कुछ स्टेटस होते हैं, मैंने परिस्थिति जो होती है वो युग्म में पाई जाती हैं। जैसे स्त्री पुरुष को ले ले, माता पिता, पति पत्नी, ठीक है, तो ये युग्म वाली परिस्थिति कहलाती हैं। और जो जटिल समाज होते हैं उनमें लोगों में जो पारस्परिक संबंध होते हैं वो व्यक्ति पर नहीं बल्कि उनकी परिस्थिति पर निर्भर होते हैं। जो पारस्परिक संबंध है वो व्यक्ति पर नहीं, उनकी जो परिस्थितियाँ होती हैं उन पर निर्भर करता है, उन पर संबंध निर्भर करता है। ये कहना किसका है? बियरस्टेड का। ये कॉन्सेप्ट किसका है? बियरस्टेड का। ठीक है, तो ये याद रखिएगा। यहाँ पर राइट आंसर ऑप्शन बी होगा। नेक्स्ट है, निम्नांकित में किसने औपचारिक और अनौपचारिक नियंत्रण के प्रकारों को प्रतिपादित किया है? औपचारिक और अनौपचारिक नियंत्रण के प्रकारों की बात हो रही है, किसने दिया है? ऑप्शंस में है किंग्सले डेविस, C.H. कूले, E. बोगार्डस और E.A. रॉस। तो यहाँ पर 8th क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा? E. बोगार्डस होगा। ऑप्शन सी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। और आग्रहपरक नियंत्रण और बाध्यतापरक नियंत्रण की बात करें तो ये किसका था? ये जो उन्होंने नियंत्रण के दो तरह के बताए, आग्रहपरक और बाध्यतापरक नियंत्रण, ये वेस्टरमार्क ने बताए हैं। ठीक है, तो नोट कर लीजिए, वेस्टरमार्क ने दो तरह के नियंत्रण की बात की है, आग्रहपरक और बाध्यतापरक। ठीक, तो यहाँ पर राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी। नेक्स्ट है, किसके अनुसार व्यवस्था और स्थापित नियमों को बनाए रखने के लिए एक समाज जिस दबाव के प्रतिमान का प्रयोग करता है वह उसकी सामाजिक नियंत्रण की व्यवस्था कहलाती है? व्यवस्था और स्थापित नियमों को बनाए रखने के लिए एक समाज जिस दबाव के प्रतिमान का प्रयोग करता है वह उसके सामाजिक नियंत्रण की व्यवस्था कहलाती है। ऑप्शंस में है E.A. रॉस, ऑगबर्न एंड निमकॉफ, पार्सन्स एंड ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ 9th का राइट आंसर क्या होगा? ऑगबर्न एंड निमकॉफ। ऑप्शन बी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किसने सामाजिक नियंत्रण की इन 3 क्रियाविधियों की चर्चा की है? किन किन की? पहला है स्वीकारात्मक या सकारात्मक, दूसरा है निषेधात्मक या नकारात्मक, तीसरा है चिकित्सात्मक। तो यहाँ पर किसने नियंत्रण की क्रियाविधियों की इन क्रियाविधियों की बात की है? ऑप्शंस में है किम्बॉल यंग, पार्सन्स, एमाइल दुर्खीम एंड कार्ल मार्क्स। तो यहाँ पर राइट आंसर क्या होगा? पार्सन्स होगा। 10th का यहाँ पर राइट आंसर पार्सन्स ऑप्शन बी हो जाएगा। अच्छा, इनकी इंपॉर्टेंट बुक क्या थी? द स्ट्रक्चर ऑफ सोशल एक्शन, ठीक है, द सोशल सिस्टम, द सिस्टम ऑफ मॉडर्न सोसाइटीज़। ठीक है, पहली क्या है? द स्ट्रक्चर ऑफ सोशल एक्शन, सेकेंड है द सोशल सिस्टम एंड थर्ड है द सिस्टम ऑफ मॉडर्न सोसाइटीज़। ठीक है, ये पार्सन्स की बुक्स थी कुछ इंपॉर्टेंट। यहाँ पर राइट आंसर पार्सन्स ऑप्शन बी। नेक्स्ट है, जजमानी व्यवस्था जाति के समस्त खंडों को आदान प्रदान के सिद्धांत पर अंतर संबंधित करती है। जो जजमानी व्यवस्था है वह जाति के समस्त खंडों को आदान प्रदान के सिद्धांत पर अंतर संबंधित करती है, यह धारणा है। बताना है किसका कहना है? ऑप्शंस में है ऑस्कर लुइस, NS रेड्डी, MN श्रीनिवास, योगेंद्र सिंह। तो यहाँ पर राइट आंसर क्या होगा? योगेंद्र सिंह। ऑप्शन डी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो अगर जजमानी व्यवस्था की बात आती है तो ये क्या है? ये जाति प्रथा के अंतर्गत एक सामाजिक और आर्थिक व्यवस्था है। पूछते हैं जजमानी व्यवस्था कैसी किस तरह की व्यवस्था है? सामाजिक है, आर्थिक है, राजनीतिक है, धार्मिक, इस तरीके से ऑप्शन देते हैं। तो याद रखिएगा ये क्या है? एक सामाजिक और आर्थिक व्यवस्था है। ठीक है, और इसमें क्या होता है? विभिन्न जातियों के बीच में एक संविदा का संबंध पाया जाता है, जिसके जरिए वे अपनी सेवा और वस्तुओं का आदान प्रदान करती हैं। ठीक है, वे ऐसी जातियां जो सेवाएं या फिर जो वस्तुएं हैं लेती हैं उन्हें क्या कहते हैं? जजमान कहते हैं। ठीक है, जो जातियां सेवाओं को ले रही हैं, वस्तुओं को ले रही हैं, उनको जजमान कहेंगे। वहीं पर ऐसी जातियां जो सेवाएं और वस्तुएं देती हैं उन्हें कमीन कहा जाता है। ऐसे भी पूछते हैं किन्हें हम कहेंगे। ठीक है, तो जो सेवाएं वस्तुएं दे रही हैं उन्हें हम कमीन कहते हैं। और सबसे पहले अगर बात करते हैं इस कॉन्सेप्ट के बारे में, जजमानी व्यवस्था के बारे में, तो विलियम वाइजर ने यूपी के मैनपुरी जिले का जो करीमपुर गाँव है वहाँ पर उन्होंने यह अध्ययन किया हुआ था। ठीक है, वहाँ पर इन्होंने ये जो अध्ययन है जजमानी व्यवस्था का वो किया हुआ था प्रकार, और उन्होंने ये पाया कि जो जजमानी व्यवस्था है वो क्या है? प्रकार्यात्मक संस्था है। और किस बुक में बात की है? तो उन्होंने द हिंदू जजमानी सिस्टम बुक का नाम है, ये भी याद रखिएगा। पूछते हैं ये किसकी बुक है? तो विलियम वाइजर। ठीक है, यहाँ पर राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन डी, योगेंद्र सिंह। नेक्स्ट है, इनमें से कौन सा सामाजिक नियंत्रण का स्वरूप नहीं है? ठीक है, नियंत्रण का स्वरूप नहीं है ये बताना है। चेतन और अचेतन नियंत्रण की बात हुई है। ठीक है, चेतन और अचेतन नियंत्रण का कॉन्सेप्ट किसका था? कूले एंड बर्नॉट का था। सहयोग और असंघर्ष है, प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष है, सकारात्मक और नकारात्मक। तो स्वरूप नहीं है सोशल कंट्रोल का, ये पूछा है तो सहयोग और संघर्ष, ऑप्शन बी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चेतन अचेतन का कूले व बर्नॉट का हो जाएगा। ठीक है, प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष नियंत्रण का कॉन्सेप्ट किसका होता? कॉलमैनहिम की बात की थी उन्होंने। प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष नियंत्रण की बात कॉलमैनहिम की है। सकारात्मक नकारात्मक नियंत्रण की बात किम्बॉल यंग ने की है। किसने? किम्बॉल यंग ने। तो यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सामाजिक स्त्रीकरण का जो सिद्धांत है वह 3 व्यवस्थाओं आर्थिक, सामाजिक एवं राजनीतिक को समाहित करने वाला कहा जाता है। सामाजिक स्त्रीकरण का जो सिद्धांत है वह 3 तरह की व्यवस्था आर्थिक, सामाजिक और राजनीति को समाहित करने वाला कहा जाता है। अब किसने ये दिए हैं? कार्ल मार्क्स ने, लिंटन ने, सोरोकिन या फिर मैक्स वेबर। तो यहाँ पर राइट आंसर क्या है? मैक्स वेबर है, ऑप्शन डी है। और ये व्याख्यात्मक समाजशास्त्र के जनक माने जाते हैं। व्याख्यात्मक समाजशास्त्र के जनक माने जाते हैं और इन्होंने समाजशास्त्र की जो विषय वस्तु है वो सोशल एक्शन, सामाजिक क्रिया को बताया। ठीक है, इनके लिए जो समाजशास्त्र की विषय वस्तु है वह सामाजिक क्रिया है। और ये सामाजिक स्त्रीकरण का जो सिद्धांत देते हैं उस सिद्धांत को त्रिस्तरीय सिद्धांत
बोला जाता है। ठीक है, सामाजिक स्त्रीकरण का उन्होंने त्रिस्तरीय सिद्धांत या बहुस्तरीय सिद्धांत या बहुआयामी सिद्धांत दिया हुआ था। तो इस तरीके से पूछे कि किसने त्रिस्तरीय सिद्धांत दिया है सामाजिक स्त्रीकरण का, या बहुस्तरीय या बहुआयामी, इन शब्दों का यूज़ करें तो वेबर हैं। ठीक है, और इनका जो ये सामाजिक स्त्रीकरण का सिद्धांत है उसको क्या कहते हैं, सामाजिक स्त्रीकरण का शक्ति सिद्धांत भी कहा जाता है। तो ये भी बात याद रखनी है आपको। यहाँ पर राइट आंसर ऑप्शन डी है। नेक्स्ट है, यह प्रस्तावना प्रस्तुत की कि ज्ञान की स्थिति बदल जाती है जैसे ही एक समाज उत्तर औद्योगिक युग में प्रवेश करता है और संस्कृति उत्तर आधुनिक युग में प्रवेश करती है। जो ज्ञान की स्थिति है वो बदल जाती है जैसे एक समाज उत्तर औद्योगिक युग में प्रवेश करता है और संस्कृति उत्तर आधुनिक युग में प्रवेश करती है। ऑप्शंस में है माइकल फूको, जे.एफ. लियोटार्ड, अगस्त कॉम्ट और जे. हेबरमास। तो यहाँ पर राइट आंसर क्या है, जे.एफ. लियोटार्ड। ऑप्शन बी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, किसके अनुसार सभ्यता संस्कृति का अत्यधिक जटिल और विकसित स्वरूप है। जो सभ्यता है उसको संस्कृति का अत्यधिक जटिल और विकसित स्वरूप बताया। ऑप्शंस में है मैकेवर एंड पेज, गिलिन एंड गिलिन, हर्शकोविट्ज, ओपलर। तो यहाँ पर सभ्यता को संस्कृति का अत्यधिक जटिल और विकसित स्वरूप किसने बताया, गिलिन एंड गिलिन ने। ऑप्शन बी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, किसने पारिवारिक विघटन के लिए प्राथमिक और द्वितीयक तनावों को उत्तरदायी माना है। पारिवारिक विघटन के लिए प्राथमिक और द्वितीयक तनावों को उत्तरदायी माना। ऑप्शंस में है एलियट एंड मेरेल, लर्नर, पार्सन्स एंड कोहेन। तो यहाँ पर राइट आंसर क्या है, एलियट एंड मेरेल है। ऑप्शन ए यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। पारिवारिक विघटन की बात आती है तो इसके अंतर्गत ये जो पारिवारिक विघटन है पति पत्नी के बीच में ही तनाव नहीं होता, उस वजह से नहीं होता। एलियट मेरेल कहते हैं कि ये जो तनाव है वे पति पत्नी या कहे कि जो बच्चे हैं और बच्चों, पति पत्नी में तो पाया ही जाता है तनाव, उसके साथ ही जो बच्चे होते हैं और जो माता पिता हैं इनके बीच में भी ये तनाव की बात करते हैं कि उनके बीच में भी तनाव होता है। ठीक है, तो पति पत्नी में भी तनाव है, बच्चे और माता पिता के बीच में भी तनाव की स्थिति उत्पन्न होती है पारिवारिक विघटन के लिए, जो उत्तरदायी बताते हैं एलियट एंड मेरेल। ठीक है, तो यहाँ पर राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट है, किसका कहना है कि संघर्ष स्त्रीकरण को सहज बनाने वाला समझा जा सकता है, ना कि उसको जन्म देने वाला। यह दृष्टिकोण है। ठीक है, स्त्रीकरण को संघर्ष सहज बनाने वाला समझा जा सकता है, ना कि उसको जन्म देने वाला। ऑप्शंस में है आर.के. मर्टन, पी. सोरोकिन, रॉबर्ट पार्क एंड कार्ल मार्क्स। तो यहाँ पर जो राइट आंसर है वो क्या है, सोरोकिन है। ऑप्शन बी यहाँ पर राइट आंसर है। ठीक है, राइट आंसर क्या है, सोरोकिन है। ऑप्शन बी यहाँ पर राइट आंसर है। नेक्स्ट है, भारत में समाजशास्त्र एवं सामाजिक मानव शास्त्र के मध्य अंतर स्थापित करना सामाजिक यथार्थ के प्रति हिंसा करना है। ठीक है, जो समाजशास्त्र है, भारत में समाजशास्त्र और सामाजिक मानव शास्त्र के बीच में अंतर स्थापित करना सामाजिक यथार्थ के प्रति हिंसा करना है। यह कहना किसका है, एम.एन. श्रीनिवास है, स्पेंसर है, डेविड हार्डीमैन है, योगेश अटल हैं। तो यहाँ पर राइट आंसर क्या है, एम.एन. श्रीनिवास। ऑप्शन ए यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, किसने संदर्भ समूह व्यवहार के परिप्रेक्ष्य में सीमांत व्यक्ति की अवधारणा का प्रयोग किया है। जो संदर्भ समूह व्यवहार है उसके परिप्रेक्ष्य में जो सीमांत व्यक्ति की जो अवधारणा है उसका प्रयोग किसने किया है, एंथोनी गिडेंस है, हेगल है, दुर्खेम है और आर.के. मर्टन है। यहाँ पर ऑप्शंस, तो यहाँ पर राइट आंसर क्या होगा, आर.के. मर्टन हो जाएगा। इन्होंने संदर्भ समूह व्यवहार के परिप्रेक्ष्य के अंतर्गत ही सीमांत व्यक्ति की अवधारणा का प्रयोग किया था। ऑप्शन डी यहाँ पर राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है, भारत में संयुक्त परिवार पर औद्योगिकीकरण एवं नगरीकरण के प्रभाव का अध्ययन किया है। ऑप्शंस में है बोटोमो, एम.एस. गोरे, योगेंद्र सिंह एंड इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पर राइट आंसर क्या है, एम.एस. गोरे। ऑप्शन बी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। इन्होंने 1960 में क्या किया था, हरियाणा के 499 अग्रवाल परिवारों का अध्ययन किया था। ठीक है, 1960 में हरियाणा के 499 अग्रवाल परिवारों का अध्ययन किया। और किस बुक में बात की इन्होंने, तो अर्बनाइजेशन एंड फैमिली चेंज बुक का नाम है एम.एस. गोरे का। उसमें इन्होंने बताया कि पाया कि वहाँ पर जो लोग थे,
ठीक है, लोगों का जो झुकाव था वह संयुक्त परिवारों की ओर था। लेकिन फिर वे ये भी पाते हैं कि जो शिक्षा है और जो नगरीय प्रभाव है उसने क्या किया है, परिवारों को प्रभावित किया है। बताते शिक्षा और नगरीय प्रभाव, जो प्रभाव है नगरी का, नगर का, वे परिवारों को प्रभावित कर रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पर राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। तो फ्रेंड्स आज की वीडियो में बस इतना ही। आई होप ये आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक करिएगा, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। चैनल पर अगर आप नए हैं तो प्लीज़ चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा एंड इस वीडियो को जितना हो सके ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर भी ज़रूर करिएगा। थैंक यू।